नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग ये हमारा नया कार्यक्रम है और यह आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज इसका इनॉग्रल एपिसोड है और आज पहले दिन हम लोग बात करेंगे अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अखिलेंद्र जी को हमारी पीढ़ी जो 1980 और 90 के दशक में जवान और युवा होते हुए जवान हो रही थी, वो उस दौर के एक सबसे जो जुझारू युवा नेताओं के रूप में उनकी पहली छवि उनके दिमाग में है। और उसके बाद आज हम लोग उन्हें एक वरिष्ठ वामपंथी नेता के रूप में यहाँ पर इस पहचान के साथ आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। इस बीच ये जो लंबा समय है, इस बीच अगर मैं कहूँ कि वो वामपंथी राजनीति या मार्क्सवादी राजनीति के एक प्रैक्टिशनर रहे हैं, यानी उसका उन्होंने ज़मीन पर प्रयोग किया है और उसका एक लंबा अनुभव उन्होंने हासिल किया है। आज उसी अनुभव के आधार पर आज का हमारा जो विषय है उस पर हम एक गंभीरता से, और यह कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी होंगे, उसका एस्पेक्ट होगा, उस पर बात करेंगे। आज की बातचीत का एक संदर्भ है कांग्रेस पार्टी का हाल में हुआ चिंतन। उन्होंने जो नव संकल्प शिविर आयोजित किया, उसके बारे में एक धारणा बनी कि वहाँ उन्होंने अपनी आर्थिक चिंतन में जो दिशा पिछले 30 साल से उन्होंने अपना रखी थी, उससे कुछ उसे बदलने का उन्होंने संकेत दिया। मसलन उन्होंने ये कहा कि वो अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक सेक्टर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल वो मानते हैं कि वो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ वेलफेयर के जो ऐसे स्कीम्स हैं उसकी उन्होंने बात की जो पिछले समय में उनके डिस्कोर्स से गायब रहती थी। तो इसके आधार पर एक ये धारणा बनी कि शायद उन्होंने अब दिशा बदलने को सोचा है। आपको शायद याद हो कि इसी बात को लेकर मैंने जनचौक के ही मंच पर एक्सप्लेनर में कुछ बातें कही थी। अखिलेंद्र जी को उस बातों हमने जो उसका अनुमान लगाया या हमने जो निष्कर्ष निकाला, उस पर कुछ असहमति उन्होंने जताई। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वह जो उन्होंने कहा वो एक बहुत ही अहम बिंदु था, बहुत महत्वपूर्ण बात है और उससे हमारी कोई असहमति भी नहीं है। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसे क्यों ना बहस के बीच में लाई जाए और उस पर खुल के चर्चा की जाए। जब ये बात हुई थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी के आर्थिक उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसको लेकर दो और बातें सामने आ गई हैं। मसलन लंदन में एक संवाद हुआ जहां पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने यह बताया कि 2012 में खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लीवर्स हैं, जो उत्तोलक हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। यानी वो जो जिस दिशा में वो नीतियां ले जा रही थी वो अब कारगर नहीं हो रही हैं। और राहुल गांधी इसके पहले भी कह चुके हैं और उसके बाद भी अब उनका यह मानना था कि यहाँ से अब एक नई शुरुआत करनी होगी। इसके ठीक अगले दिन यानी संडे को, कल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पार्टी के जो लीडर हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम का जो कॉलम हर संडे को छपता है, उस कॉलम में भी इस बार उन्होंने आर्थिक नीतियों की बात की और उसमें उन्होंने यह कहा कि 1991 में जो साहस नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने दिखाया था, आज उन नीतियों को रीसेट करने के लिए यानी नया ढांचा देने के लिए वैसे ही साहस की जरूरत है। यानी कांग्रेस पार्टी यह मान तो रही है कि वो नीतियां अब काम नहीं कर रही हैं, कुछ नया करने की ज़रूरत है। नया क्या होगा यह बात अभी सामने नहीं आई है। तो यह संदर्भ है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है। ये जो बात हमने एक संदर्भ के तौर पर यहाँ रखी, ये बात जहाँ तक पहुँची है उस पर उसे आप कैसे देखते हैं, उसका आपने क्या अर्थ समझा है? सत्येंद्र जी, अभी चिदंबरम के भी लेख को आपने देखा होगा
या राहुल गांधी की भी जो बातें हैं, तो मैं अब इस पर बात नहीं करना चाहता कि 91 में क्या रियली एक टीना फैक्टर था और एक नरसिम्हा राव की सरकार कोई एक मैजिक रिजॉल्व मनमोहन के माध्यम से उन्होंने किया और देश को नए तरक्की पर ला दिया। अब वो समय बीत गया है, उस पर बहुत बहसें हो चुकी हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर कोई सही मायने में ये अगर ये मानता है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम, जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि मोदी वही उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसको मोदी ने आगे बढ़ाया है, उस पर हम इस रियलाइजेशन में खड़े हो गए थे कि अब पुराने ढंग से चीजें नहीं चलेंगी, कुछ नया करना पड़ेगा। तो कुछ नया क्या करना पड़ेगा, इस पर प्रकाश न तो राहुल गांधी ने डाला और न मनमोहन ने डाला। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत में वो लोग ये महसूस करते हैं कि हम एक आर्थिक संकट के दौर से चल रहे हैं, तो पिछले 30 सालों की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका उनको कम से कम एक क्रिटिक से सामने ले आना चाहिए। और अभी जो उनका व्यवहार है उसको भी उनको ले आना चाहिए। क्रिटिक में मैं क्या देखता हूं, उन्होंने एक प्रेमाइस तय कर लिया है कि 91 में एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ, एक बहुत बड़ा साहसिक काम हुआ और भारतवर्ष में हमने वेल्थ क्रिएट किया, हमने बहुत सारे जो हमारे आर्थिक संकट थे उसको हमने हल किया, हमारे जीडीपी का ग्रोथ इतना हो गया वगैरह वगैरह। तो मैं उन फिगर्स पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर भी एक क्रिटिक आना चाहिए कि किस कीमत पर क्या हासिल हुआ। खेती किसानी का प्रश्न हो, रोजगार का प्रश्न हो, बढ़ते आमदनी और घटते आमदनी, अमीर और गरीब के बीच का फर्क हो, रीजनल इम्बैलेंसेस का फर्क हो, नेचुरल रिसोर्सेस की लूट का प्रश्न हो, मिनरल्स की लूट का प्रश्न हो, इन प्रश्नों पर भी तो गौर किया जाना चाहिए, इसका भी तो क्रिटिक पेश होना चाहिए। तो मैं ये देखता हूं कि इस तरह का कोई भी क्रिटिक किए बगैर यहां से शुरू करना कि हमने 91 में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया, जो सन 47 में हमने नींव डाली थी वह जो हमको संकट में खड़ा कर दिया, तो सन 47 में या रिपब्लिक भारत बनने के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, तो हम तो मान लीजिए एक डेमोक्रेटिक एंगल से उस अर्थव्यवस्था की आलोचना और क्रिटिक करते हैं। ये लोग किस एंगल से उसकी आलोचना और क्रिटिक करते हैं ये बात समझ में नहीं है। और 91 में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि 91 के प्रश्न को अभी हम बहुत दिन हो गए उसको छोड़ भी दें कि वास्तव में क्या कोई टीना फैक्टर था या कुछ और भी वे आउट हो सकता था, वह क्राइसिस का पीरियड था या वह ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, इस पर अभी भी थ्योरेटिकली क्लिंच करने जैसी पोजीशन नहीं बन पाई है। लेकिन इन लोगों ने क्लिंच कर दिया कि नहीं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेडिकल लीप था जिससे मनमोहन ने अंजाम दिया। हाँ, वो अलग है कि अब कुछ परेशानियां उसमें जी, आ रही हैं तो उसको हम ठीक करें। तो नहीं मैं वो ये कह बात रहा आप हूँ कि ये कोई ईमानदारी से क्रिटिक नहीं, आप एक नहीं ईमानदारी से अपने नहीं 30-31 साल के अनुभवों का क्रिटिक पेश कीजिए तो हम समझे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी या जो लोग भी बोल रहे हैं
जो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक फील्ड में, हम दो ही प्रश्न इस पर करना चाहते हैं। हम स्ट्रेटेजिक ढंग से पब्लिक सेक्टर का प्रोमिनेंस ले आना चाहते हैं। तो पहली बात तो पब्लिक सेक्टर के प्रोमिनेंस ले आने की जो लोग बात कर रहे हैं जी वो कम से कम एक बात को आश्वस्त करें देश को कि जो हमारे डिक्टेट्स हैं फिनांस कैपिटल के, जो ग्लोबल कैपिटल के डिक्टेट्स हैं, कारपोरेट के डिक्टेट्स हैं, उसमें फिर से अपर हैंड स्टेट का होगा, सॉवरेन इंडिया का अपर हैंड होगा। वो डिक्टेटेड नहीं होगी, वो डिक्टेट करेगी। पहली बात तो यह कोई प्लानिंग की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र प्राथमिकता में रहेगा कि निजी क्षेत्र प्राथमिकता में रहेगा, यह तो एक मैनेजमेंट की बात है। लेकिन आप जी कम से कम यह कहिए कि हमारा जो स्टेट ऑटोनमस पावर है हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे, जो सन 47 में हमने कोशिश की तमाम सीमाओं के बावजूद इंडियन स्टेट को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने और उसकी अपनी अखिलेंद्र जी, ऑटोनमस आपने सिचुएशन बुनियादी को बात खड़ा करने आपने के लिए किया। एक बात तो ये मैं कह रहा हूं, जी और अखिलेंद्र जी, दूसरा मैं कह रहा हूं कि अभी ही देख लीजिए, जो पब्लिक अ, सेक्टर्स नहीं भी है, कोऑपरेटिव के सेक्टर्स हैं। मसलन जैसे मैं एलआईसी को कह रहा हूं, कितने कम पूंजी में एलआईसी ने भारतवर्ष में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। वो पब्लिक अंडरटेकिंग उस संदर्भ में आप नहीं कह सकते, यह एक तरह का कोऑपरेटिव इनिशिएटिव था। आज आईपीओ के माध्यम से उसको जिस ढंग से बेचा जा रहा है, मैंने कहीं भी कांग्रेस में न राहुल गांधी का न कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वक्तव्य नहीं देखा जी जो अखिलेंद्र जी, ये यही बात घेरबंदी करता। तो अखिलेंद्र जी, मैं कह रहा आप हूं जो कि कह रहे आज हैं, जो कह रहे हैं, आपकी अखिलेंद्र जो जी, बातें मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, 1 मिनट। सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे। हाँ, आप बताइए। नहीं, आपने जो बात सवाल उठाया वो एक बुनियादी प्रश्न है। असल सवाल यही है जो आपने यह कहा, नियो लिबरल जो पॉलिसीज आई, जो और जिसको कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो जो वेस्टर्न कंट्री खासकर अमेरिका जो कि इम्पेरियल सिस्टम के कोर में है, दुनिया भर में थोपा। और न सिर्फ उसने थोपा, वो तो यहाँ वहाँ क्या हुआ वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, बल्कि खुद जो कोर है यानी अमेरिका में भी नियो लिबरल पॉलिसीज का नतीजा ही यही हुआ कि जो जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसने स्टेट उसका सेवक बन गया। स्टेट उसका नियंत्रण उस पर नहीं रहा, बल्कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसमें भी इंडस्ट्रियल कैपिटल तो उनके लिए पहले की बात हो गई। फाइनेंशियल कैपिटल ने उनको अपनी मुट्ठी में ले लिया, और वो मुट्ठी में लेने के बाद फिर पार्टियां कोई भी सत्ता में आए, चाहे वो वहाँ पर डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन हो, यहाँ अपने यहाँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फॉर दैट मैटर रीजनल पार्टीज भी हों, उनकी आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं बचा। आज भी जो सारी बहस होती है वो या तो अ, जो हो रही है, हालांकि वो सवाल असल है, मैं उस सवाल को कम करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन या तो वो मजहबी आइडेंटिटी के आधार पर है या वो जातीय आइडेंटिटी के आधार पर है। अब शायद भाषाई आइडेंटिटी भी फिर से एक बार उसको उभारा जा रहा है। और उसमें जो यह असल सवाल है कि जो इंडियन स्टेट है इस पर किसका नियंत्रण है, जनता का, जनता के जो आपने शब्द शब्द आपने इस्तेमाल किया, जनता के संप्रभु, जनता की संप्रभुता का अधिकार है, या जो फाइनेंशियल कैपिटल है और उसके कुछ मोनोपोली कैपिटलिस्ट हैं जो उसके मालिक हैं उनका अधिकार है। ये तो बुनियादी सवाल है जो आपने सामने रखा। लेकिन समस्या यह है कि यह बहस अपने देश में गायब है। कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी से तो कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि उनके पास कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, बौद्धिक ऐसी कोई उनके पास में जमात है, या उनका इरादा भी इस सवाल को लेकर ये बहस खड़ी करने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये बहस ही समाज से गायब है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि आप तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, आप एक एक्टिविस्ट हैं, एक एक्टर हैं, मतलब उसके एक सक्रिय लोगों में हैं, उसके
जिसको कहते हैं प्लेयर हैं, आप खिलाड़ी हैं और मैं मैदान के बाहर से खेल देखने वाले लोगों में शामिल हूँ। तो आप कैसे महसूस करते हैं कि आखिर इस बुनियादी सवाल को चर्चा के केंद्र में कैसे लाया जाए? कौन ले आएगा इसको? देखिए, मैं जैसे पूरा जो आपने सवाल उठाया है, मैं बराबर प्रैक्टिस की बात करता हूँ। एक अच्छा डायलॉग आपने शुरू किया है और जनचौक जैसा मंच अगर इस डायलॉग का वाहक बने, ऐसे ही आइडेंटिटी क्वेश्चंस पर भी वाहक बने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं तो एक प्रैक्टिस पर काम करता हूँ। मैंने जो हमने एक थेराइजेशन किया उसको हम प्रैक्टिस में ले जाने की बात करते हैं। तो हम इसमें अगर हम थोड़ी सी क्रिटिक कहीं पाते हैं, जिनका भारतीय राजनीति में अभी भी प्रभाव है या चर्चा है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में उनके कुछ एकेडमिक इंटेलेक्चुअल हम डिस्कशन का पार्ट देखते हैं। मसलन जैसे सीपीआईएम में प्रभात पटनायक हैं या कल तक एजाज अहमद थे या उनसे एसोसिएटेड कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, जिसको हम प्रैक्टिस बनाने में जो आधार है प्रैक्टिस का, वह सीपीएम भी थ्योरेटिकली अपहोल्ड करते हुए भी गवर्नमेंट के लेवल पर शायद बंगाल में की होती तो बंगाल से उस गवर्नमेंट का आउस्टर नहीं होता। केरल में तमाम ऑड्स के बाद आज भी अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो कम से कम एक रेजिस्टेंस केरल गवर्नमेंट में, मैं क्वालिफाइड टर्म में बात कर रहा हूं, एक रेजिस्टेंस केरल गवर्नमेंट ने न्यू लिबरल ऑफेंसिव के खिलाफ किया और कम से कम अपने एक स्टेट की ऑटोनॉमी उन्होंने पूरा किया। लेकिन प्रश्न यह है जो अभी आप उठा रहे हैं कि यह एक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल एकेडमिक डिस्कोर्स ही बन के रह गया है और इसलिए इस शून्यता में जब राहुल गांधी कुछ नई बात कहते हैं तो उसको लोग एप्रिशिएट करते हैं। मैं भी उन प्रश्नों के माध्यम से, राहुल की इन पोजीशंस के माध्यम से, कांग्रेस की लाइन के माध्यम से जब मैं देखता हूं तो मुझे भी उसमें ये लगता है कि कुछ ऐसे सवाल कांग्रेस कोशिश कर रही है इंट्रोड्यूस करने की, तभी हमारे जैसे लोग भी कांग्रेस पर इतनी टिप्पणी करते हैं कि शायद कांग्रेस में इस पर कोई एक सेक्शन समूह उभर के आए जो लिबरल इकोनॉमी का क्रिटिक पेश करे। रिजेक्ट और करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत तब से बहुत पानी गंगा के ऊपर बह गया है, तब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिजेक्ट करे, कम से कम क्रिटिक पेश करे और वाहवाही 91 में देना बंद कर दे। इधर तो कंपटीशन भी हमने देखा बहुत सारे लोगों में। जैसे हम देखते हैं यशवंत सिन्हा को सुनते हैं तो यशवंत सिन्हा कहते हैं कि नहीं भाई, मैं पहला ही हस्ताक्षर था। शायद वो हस्ताक्षर थे, अगर चंद्रशेखर की सरकार रह गई होती, केयर टेकर गवर्नमेंट न बनी होती, तो हो सकता है कि यशवंत सिन्हा वो काम कर दिए होते जो मनमोहन और नरसिंहा राव ने किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब इसके पक्ष और विपक्ष में कि लिबरल इकोनॉमी 91 में सही थी कि गलत थी, इस पर करने की जगह उसके जो अभी तक के इफेक्ट्स हैं उस पर बात कर लिया जाए। हमारा जैसा देश 4-6 कारपोरेशंस और कारपोरेट से डिक्टेट हो, यह देश अपने सवालों को हल नहीं कर सकता जब तक पीपुल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जब तक पीपुल्स फोर्सेस नहीं आती। देखिए, इसमें कम्युनिस्ट पार्टियों में एक रोल हो सकता है, उनके कार्यकर्ताओं में अपने अपने ढंग से बहसें भी होती हैं। कोई इसको न्यू लिबरल
स्टेट कहने लगता है। अलग अलग बातें उनके यहाँ होती हैं जो अमूमन नक्सल मूवमेंट के डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उनके यहाँ होता है, और ऑर्गेनाइज्ड डिबेट हम सीपीएम में देखते हैं। वहां ये सवाल जरूर है कि क्या यह पॉलिटिकल प्रैक्टिस का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा। खास तौर पर आज जब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर है, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपिटल अलायंस के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। प्रोडक्शन के सभी रिसोर्सेस पर वो कब्जा कर रहा है, और यह भी देख रहे हैं कि अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद चाइना अभी भी अपने स्टेट की ऑटोनॉमी रिटेन किए हुए है, अभी भी उनसे डिक्टेटेड नहीं है। चाइना की और क्या प्रॉब्लम है उस पर मैं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अभी भी वो वहां रिटेन किए हुए है। यूनिपोलर है कि मल्टीपोलर दुनिया बनने जा रही है, अब इस पर बहसें शुरू हो गई हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भारतवर्ष में डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज है, जिसमें लेफ्ट भी मैं मानता हूं, लेफ्ट है, अंबेडकर के विचार के लोग हैं, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट रेमिनेंट्स कहें, या जो कांग्रेस में नेहरूवियन या गांधीयन मॉडल के लोग हैं, क्योंकि मैं गांधी जी को भी इस मामले में नेहरू अलग थलग नहीं कहता हूं, क्योंकि गांधी भी इन प्रश्नों पर बहुत गंभीर रहे हैं। ये लोग कहीं एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर एक अंडरस्टैंडिंग पर आए, और ये जो डिजाइन है फिनांस कैपिटल का, जो हमारे देश में आइडेंटिटी क्वेश्चंस को फोरफ्रंट पर, खास तौर पर उस आइडेंटिटी क्वेश्चन को जिसमें हिंदुत्व की धार है, यानी एक बहुत बड़ा ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाने का, जी, एक इसको फैसिस्ट स्टेट, डिक्टेटोरियल स्टेट बनाने का, जहां आप अखिलेंद्र अगर जी। मूवमेंट में जाते हैं तो उनके भी खिलाफ दमन होता है और उनकी घर के कुर्की भी हो जाती है। वो सब आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग जी पर आए, और इस लक्ष्य और से, इस विचार को, एक वाक्य और मैं कह दूं, जी इस जी लक्ष्य से हम, यह भले पुराना लगे, लेकिन एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल नेशनलिज्म को रीइंट्रोड्यूस करें, जो इनके हिंदुत्व के नेशनलिज्म को कम्बैट कर सके। जी केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती किसानी पर बात ही नहीं करना, उसका एक प्रेमाइज देना जो हमारे एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस को इस्टेब्लिश करे। हमारी कोशिश दरअसल उस दिशा में है कि एक ब्रॉड कोलिशन ऑफ पीपुल्स फोर्सेज और मूवमेंट बने, जिसमें रूलिंग क्लास का भी एक सेक्शन आए। हम उसी ये दिशा में काम करने के आप बारे एक में। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अखिलेंद्र जी, क्योंकि बात यही है कि जो असल सवाल ये आपने कहा कि ये भले पुरानी लगे, वो पुरानी बात नहीं है, बल्कि आज के लिए एक रिन्यूड विगर, एक उसमें नई ऊर्जा है इस बात को कहने में, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर आपने री इन्फोर्स करने की बात की। और ये कोई वेग बात नहीं है, ये कोई अमूर्त बात नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इसके जो मूर्त पक्ष हैं, जो बिल्कुल ठोस बातें, कॉन्क्रीट बातें हैं, वो भी चर्चा में उस पर चर्चा हुई है, और उससे कुछ चीज़ें इमर्ज करके हम लोगों के सामने है। दिक्कत ये है कि उन बातों को, जैसा आपने कहा, कि वो बातें थ्योरेटिकल डिबेट में रह जाती हैं, जो ब्रॉडर पॉलिटिकल डिबेट है उसमें नहीं आती हैं। जैसे आज ही आपने अभी कुछ देर पहले प्रभात पटनायक जी का जिक्र किया, आज ही उनका मैं एक इंटरव्यू जो टेलीग्राफ अखबार में छपा है मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत व्यवहारिक बात बताई है, नियो लिबरलिज्म की जो धारा चल रही है इससे ब्रेक करने का। उसमें उन्होंने यह कहा है कि जो राजनीतिक ताकतें हैं, ऑपोजिशन की ताकतों को उन्होंने सलाह दी है कि आप अगर जनता के बीच में अपनी एक पैठ बनाना चाहते हैं, उनके इमेजिनेशन को खींचना, कल्पनाशीलता में आप बसना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका यही है कि आप एक ऐसा एजेंडा रखें जो बीजेपी ने जिस एजेंडे को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले लिया है उससे अलग हो। और उसमें एक उन्होंने बहुत ही
जो बात सुनने में साधारण लग सकती है कि ये साधारण सी बात है, लेकिन जो बात जहाँ से एक ऐसा बिंदु है जो प्रस्थान बिंदु हो सकता है, जहाँ से शुरुआत हो सकती है, वो उन्होंने यह कहा है कि ये सरकारें पाँच बेसिक गारंटीज की जो पार्टियां हैं, 5 बेसिक गारंटीज का वादा करें। ये जो बेसिक गारंटीज हैं वो यह हैं कि राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल, ओल्ड एज पेंशन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये 5 बातों को अगर आप वादा करें और फिर सवाल आएगा कि संसाधन कहाँ से आएंगे, तो आप जो प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, उसको बढ़ाने की बात साहस के साथ करें, वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात करें और इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की आप बात करें। उन्होंने ये कैलकुलेशन बताया है कि अगर 2% वेल्थ टैक्स टॉप 1% आबादी के ऊपर लगाया जाए और उसी आबादी के ऊपर 1% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए, तो उससे जो संसाधन होंगे उनसे इन 5 बातों की गारंटी की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एजेंडा नहीं है, या ये बातें कोई बहुत नई बातें हैं, बातें सामने है। दिक्कत यह है कि जो लोग एक जो न्यू लिबरलिज्म है, इसने यूनिवर्सिटीज में, मीडिया में और अपने अलग अलग माध्यमों से डिस्कोर्स पर इस तरह से कब्जा कर लिया है, और जो वो चाहता है कि लोग जो जातीय पहचान में, धार्मिक पहचान में या अब भाषाई पहचान की बात में लगे रहें, यह इन सवालों पर कोई बात ना करे, कोई जाए नहीं, कोई कहने की हिम्मत न दिखाए। ये असल सवाल है। तो इस सवाल के लिए क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नहीं, डायलॉग हो सकता है, नहीं, जिसमें देखिए, डिफरेंट फोर्सेस को लाया जाए और उसमें कोई आप जैसे लोग कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? जी। मैं जो इस संदर्भ में कह रहा हूं सत्येंद्र जी, कि देखिए, रिक्लेमिंग रिपब्लिक इलेक्शन जो पिछला हुआ केंद्र सरकार के लिए, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ, उसके एक 4-6 महीने पहले रिक्लेमिंग रिपब्लिक में एक इकोनॉमिक टॉपिक था। करीब 40-45 लोग देश के बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, न्याय शास्त्र के लोग उसमें जुड़े और एक बुकलेट भी तैयार की गई और उसमें एक सवाल ये आया कि भाई फंड कहाँ से आए। तो प्रभात पटनायक जी का ही एक नोट था, बहुत ही रिजनेबल नोट था, जो अभी आपने वायर के माध्यम से उनका जिक्र किया। उसमें उन्होंने बकायदा शार्ट आउट किया और उसमें लिखा उन्होंने कि हम लोगों को कम से कम वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना है, तो हमारे पास इतनी पूंजी है कि हम लोग उस पर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उसको हम लोग खर्च कर सकते हैं। अब यही वो प्रश्न है जहां मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो महज आपका एक पीपुल्स, एक पॉपुलिज्म है या उसमें कुछ जेन्युइननेस है? क्योंकि अब ये समय है जहां आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल्स चीजों को आपको एड्रेस करना चाहिए। जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, राइट टू हेल्थ का सवाल है, राइट टू एजुकेशन का सवाल है, राइट टू एक बेटर इन्वायरमेंट का सवाल है, और किसानों को कम से कम अपने उपज का वाजिब दाम मिलना और अपनी जो पिछड़ी हुई खेती को उसके कोऑपरेटाइजेशन और कृषि आधारित उद्योग खड़ा करने का ये समय है। इसके लिए फिनेंशियलाइजेशन की जो नीड है वह केवल जनता के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स करके आप बराबर बढ़ाते जाइए। जीएसटी के माध्यम से 6 करोड़ उद्योग को बर्बाद करके, छोटे मझोले लोगों को बर्बाद करके, यह क्राइसिस को और डीपेन करेगा।
अगर आप क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो दो चीजें आपको करनी होंगी, और ये रिक्लेमिंग रिपब्लिक में बहुत डिटेल से भी इस पर बात हुई थी, जिससे मैं पूरी तौर पर वाकिफ हूं। तो उसमें और आज भी और उसके पहले भी, जब हमने ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट का एसपी शुक्ला भारत सरकार में थे, जो डिसेंट किए थे 91 में, जो कॉमर्स सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी हुए थे, बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जेनेवा वगैरह में, उन सब लोगों ने मिल के जब ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट का गठन किया था, तो उसमें भी ये बात आई थी, ये जो फिनेंशियलाइजेशन ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल है, ये दो काम करेगा। एक तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी बढ़ाएगा, और दूसरा ये पैरोकियल आइडेंटिटीज को डेवलप करेगा, और एक फॉल्स किस्म का नेशनलिज्म जो हिंदुत्व पैदा करता है, जो हेट पर आधारित है, जो लोगों को पड़ोस के मुल्कों से संघर्ष पर आधारित है, यह इस तरह की एक सेंटिमेंट भी जनरेट करेगा। इन खतरों से निपटने के लिए हम लोगों को इन बातों को ले आने की जरूरत है, और खास तौर पर अप्रत्यक्ष करों को आप हटा के, कम करके प्रत्यक्ष कर में आइए। और जो कारपोरेट्स हैं, जो कोरोना पीरियड जैसी जगहों में भी आज भी उन्होंने बेनिफिट उठाया, महंगाई में भी जो ये बेनिफिट उठा रहे हैं, सब सेक्शन आपका सप्रेस हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन इस इन्फ्लेशन के दौर में भी जो पूंजी बढ़ रही है, वो इन कारपोरेट घरानों की है, जिसके मत्थे विकास की पूरी नीति केवल ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं है, वो ओपन एक एक्सेप्टेंस है। इंडिया अगर अदानी अंबानी को दे दिया जाए तो वही लोग डेवलप कर सकते हैं। यह जो बातें आई हैं, तो ऐसे लोग जो अकूत संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों को, जमीन को, हमारे मेजर स्टील माइंस को, कोल्स को लूट के कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कम से कम 2% वेल्थ टैक्स, 1%, 2% इनहेरिटेंस टैक्स इनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। और जो हमने 2003 में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, जिससे सरकार को सोशल सिक्योरिटी पर खर्च करना पर प्रतिबंध एक तरह से लग गया, जिसमें हम 3 से 4% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं आगे कर सकते। ऐसे काले कानूनों को खत्म किया जाए, और कम से कम और भी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के निगाह में हमारे जो लाभकारी पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो लाभ दे रहे हैं, या जो कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जैसे LIC है, उसमें IPO जैसा ये धंधा आप बंद कीजिए, जिसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को लेकर के ही अगर हम एक नैरेटिव बनाएं, और एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिमांड के साथ एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल हम एक आप अम्ब्रेला बना लें, तो मैं समझता हूं कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर एक कम्युनलिज्म को बढ़ाया जा रहा है, हेट को बढ़ाया जा रहा है, या बहुत सारी आइडेंटिटीज बेवजह उठा के पावर हिस्सेदारी के नाम पर डाइवर्सनरी रोल कर रही हैं, उनको कम्बैट किया जा सकता है। और इसी दिशा में आज काम करने की जरूरत है कि कम से कम इनको टैक्सिंग किया जाए, और जो भी अर्थशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिक, इन सब लोगों को लेकर राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के समूह, इन सब लोगों को लेकर एक बड़ा कोलिशन बनाया जाए। और खास तौर पे एक अच्छी बात है, मैंने किसान आंदोलन में देखा, उन्होंने अपना टारगेट कंपनी राज को बना दिया। अब वो बहुत पढ़ी लिखी भाषा में न बोल रहे हो, लेकिन ग्लोबल कैपिटल के डिजाइन को समझ रहे हैं। इसीलिए देखिए, उन्होंने मुस्लिम हिंदू एकता की भी बात की, सभी समुदाय की एकता की भी बात की, और ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट को अपने निशाने में रखा। तो सोसाइटी में एक चर्निंग हो रही है, जो आने वाले दिनों में एक मंच पर आ सकती है। अखिलेंद्र जी, असल ज़रूरत तो ये है कि किसानों ने जिस जिस तरह से इसको समझा,
और जिस भाषा में बात की उसी भाषा में बात करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा समूह हों, क्योंकि अंततः उसी भाषा ने लाखों किसानों को गोलबंद किया और उसका एक तात्कालिक उसकी सफलता भी दिखी। बहुत दूरगामी सफलता तो नहीं अभी तक मिली है जो उनके पॉजिटिव डिमांड्स हैं, लेकिन एटलीस्ट जो असॉल्ट था, जो हमला था, उस हमला को रोकने में उन्होंने अपनी उसी समझ और उसी जो भाषा में उन्होंने संवाद किया और जो उससे समर्थन बनाया, उससे सफलता मिली। मैं एक चीज़ जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो दौर था, उसमें कम्युनिस्ट बहुत छोटी ताकत थे, सोशलिस्ट भी छोटी ताकत थे, लेकिन उन्होंने एक अपनी ताकत की तुलना में कई गुना ज़्यादा मजबूत डिस्कोर्स खड़ा किया। उन्होंने वो डिस्कोर्स खड़ा किया, उन्होंने वह एक तरह से आप कहें एजेंडा सेट किया, जिसे बहुत से जिसके पहलुओं को अपनाने के लिए जो मुख्य धारा की पार्टी थी, कांग्रेस थी, वह भी आप कहें मजबूर हुई या प्रेरित हुई या वो प्रभावित हुई और उसने उसको अडॉप्ट किया। तो जो ऐसे समूह, वो कम्युनिस्ट हो या ना हो वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिनका डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है, जो जो नीतियों के केंद्र में जनता को रखना चाहते हैं, आम जनता को, जो श्रमजीवी जनता है, जो वर्किंग पीपल है, जो उसके हितों को केंद्र में रखना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर इस समाज में उस जो ज़रूरतें हैं, जो बातें अभी आप कह रहे थे, जिन कुछ बातों का प्रभात पटनायक जी के हवाले से हम लोगों ने चर्चा की, उन बातों को ले आएँ, तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी वैचारिक ज़मीन तैयार हो सकती है कि जिससे ये विपक्षी पार्टियां जो आज एकजुट होने के समय सिर्फ गुणा भाग, वोटों का गुणा भाग से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनको देर सवेर ये बात समझ में आ सकती है कि बिना जनता के हितों को बात किए और इस रूप में बात किए और इस एजेंडे के साथ बात किए, उनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है और जाहिर है कि देश का भी भविष्य उस हालत में उज्जवल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आप जैसे जो लोग हैं, जो जिनका एक बड़ा दायरा है और बड़े लोगों से वो संपर्क में भी रहते हैं, उन्हें इस डिस्कोर्स के लिए एक पहली बात तो ये कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों को इस डिस्कोर्स का पार्ट बनाने की कोई योजना सोचनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसी डिस्कोर्स में, अभी आपने थोड़ी देर पहले चीन की बात की, चीन है, वियतनाम है, और भी ऐसे मॉडल्स हैं जो जो जिन्होंने, क्यूबा है जिसने दुनिया के स्तर पर तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, खासकर कोविड में तो ये नज़र ही आ गया, कोविड महामारी के समय की किस तरह उन्होंने केंद्र में बनाए रखा। तो उनके अनुभव से क्या सीखा जा सकता है, या अतीत के जो प्रयोग हुए हैं, इन बातों की चर्चा जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उस चर्चा को एक बार पुनर्जीवित करके और उससे एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जाए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये करना, एक शुरुआत इसकी करना फिजिबल है, संभव है और उस दिशा में करने की कोई कोशिश चल रही है, या अगर नहीं चल रही है तो आने वाले दिनों में चलाई जा सकती है? नहीं, देखिए, एक परिस्थितियों ने वैसे ही बना दिया है कि जो कारपोरेट हिंदुत्व का एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के खिलाफ जो भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, सोशलिस्ट भी है, अम्बेडकराइट भी हैं और कुछ रीजनल फोर्सेज भी हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं। उन लोगों के बीच में पिछले दिनों से संवाद बढ़ा है। संवाद के साथ साथ आंदोलन में उनकी एकता भी हुई। जैसे हम बताएं, किसान आंदोलन में उनकी एक एकता बनी, बहुत सारे संगठन उससे जुड़े, एक दूसरे संवाद में भी गए। और जहां तक देखिए रीजनल पार्टीज की बात है, रीजनल पार्टीज को अब कारपोरेट या इवन कांग्रेस को भी कारपोरेट बहुत ओबलाइज करने नहीं जा रही। ये वो लोग भी जानते हैं। फिलहाल 5-10 सालों में तो ओबलाइज करने नहीं जा रही, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उन्होंने जो हिंदुत्व को अपना टूल बनाया है वह भारत में काम करेगा। ये अलग बात है कि उनको चैलेंजेस मिलेंगे, साउथ से भी मिल रहे हैं, बंगाल से भी मिल रहे हैं, केरल से भी मिल रहे हैं, कुछ चैलेंजेस कांग्रेस से भी मिल रहे हैं,
लेकिन अभी वो उनको ये लगता है कि अगर मान लो कुछ दिन के लिए अगर ये सरकारें चली भी जाए तो इन सरकारों में कोई उनके लिए बहुत जनता के लेवल पर बहुत चैलेंज नहीं पैदा कर पाएंगे। जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ, अखिलेश की सरकार के जमाने में ही तो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, इतने लोग मारे गए, बेघर हुए। लेकिन यह मैं कुछ जो आप कह रहे हैं, मैं दरअसल पिछले 10 सालों से जिस चीज को कह रहा था वो परिस्थिति अब एक बननी शुरू हुई है। हमारे जैसे बहुत लोग इस तरह को बोलना शुरू किए हैं, बात करना शुरू किए हैं कि एक नेशनल कोलिशन, लोग अपनी आइडेंटिटी रखते हुए भी एक नेशनल कोलिशन में आए। और जैसा प्रभात पटनायक ने कहा, वो भी उसी वॉइस के पार्ट हैं जिस वॉइस के हम पार्ट हैं, कि भाई इन इश्यूज पर कम से कम जो ब्लैक लॉज है, 124 ए जैसा कानून है, इसके एबॉलिशन का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट जैसा भी उसको कॉग्निजेंस लिया, यूएपीए जैसा कानून है, आफ्सा जैसा कानून है। ये जो ब्लैक लॉज हैं, इनके एबॉलिशन के लिए, नेशनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, एक सॉवरिन इंडिया के ऑटोनॉमी के लिए, कारपोरेट के टैक्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, खेती और किसानी के एमएसपी के साथ साथ कोऑपरेटाइजेशन के लिए, खासतौर पर कृषि आधारित उद्योगों की मार्केट के संरक्षण के लिए, और जो छोटे मझोले हमारे उद्योग हैं, इन छोटे मझोलों उद्योगों को भी न्यू लिबरल ऑफेंसिव से बचाने और मार्केट के लिए एक इस तरह का मैं देख रहा हूं चीजें बनती। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टियों का सवाल है, देखिए मैं ये मानता हूं, क्योंकि हम तो कम्युनिस्ट प्रैक्टिस में ही 40 सालों से काम किए हैं, हम जानते हैं। तो कार्यकर्ताओं के लिए, इसके लिए कि हम ही ने एजेंडा सेट किया और सब लोग उसको फॉलो किए, मैं ये इल्यूजन नहीं पैदा करना चाहता। देखिए, नेशनल मूवमेंट में कम्युनिस्टों का भी रोल रहा है, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट के अलावा कांग्रेस का एक प्राइम रोल रहा है। और खास तौर पर गांधी वगैरह का राजनीतिक प्रश्नों पर मैं कह रहा हूं, उनकी अर्थनीति और उन प्रश्नों पर आप मतभेद हो सकते हैं। वो हिंदुस्तान की एक इस सब कंटिनेंट के गांधी सबको चाहे लंगोटी में देखिए, जिसमें देखिए, लेकिन गांधी एक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट के बतौर आते हैं जो और लोग नहीं समझ सके। पहले तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान बनने का विरोध किया, नहीं कर पाए, स्प्लिट जी हो गया तो जो सिविलाइज्ड नेशन की बात की। कम्युनिस्ट पार्टियों ने बहुत गड़बड़ियां की हैं, चाहे वो 42 अखिलेंद्र के जी, संदर्भ में। अखिलेंद्र मैं जी, एक चीज ये कह दूं, मैं नहीं, मैं एक बात 42 ये का कह रहा हूँ सुन लीजिए, कि मैं इसी बात को कह रहा हूँ, 42 नहीं, का हो। मैं एक बात, ये एक मिनट के लिए, ये जो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो रोल है, मैं आपके साथ इस डायलॉग को और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो रोल है, उनका जो अनुभव है, जो आपकी जो आज जो भी कम्युनिस्ट प्रयोगों के बारे में आपकी जो समझ है, हम उस पर आगे एक दूसरे नहीं, एपिसोड में मैं बात केवल करेंगे। एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूँ सदन में। मैं क्या कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियों के का अतीत में जो कमजोरियां हैं और आज की जो कमजोरियां हैं, इसका रिव्यू करने के लिए फ्रॉम विद इन वॉइस उठेगी। जैसे मैं तो मेन स्ट्रीम मूवमेंट का लीडर ही था और मैं कोई पार्टी में डिप्राइव्ड नहीं था, लेकिन हमारा रियलाइजेशन बदला, तो हम उस रियलाइजेशन से एक नई परिस्थिति में पहुंचे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों का जो थ्योरेटिकल डेफिसिट है उसको पूरा करके, अपडेट करके आज की चुनौतियों लायक उसको तैयार करेंगे। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी विचारक या इस तरह के लोग खड़े होंगे तो एक कंसिस्टेंट बड़ा कोलिशन बन सकता है कारपोरेट और हिंदुत्व गठजोड़ के खिलाफ। मैं ये जी कह रहा जी हूं उसमें वो उत्प्रेरक शक्ति बन सकते हैं। अगर अपने इन थेरेटिकल डेफिसिट से ऊपर उठ करके अगर नई बात शुरू करें, और जो भी कुछ पॉजिटिव हमारे अतीत में रहा है उसको हमें स्वीकार करना होगा।
और हमारा एकेडमिक थ्योरेटिकल वर्ल्ड बहुत रिच है, जी उससे जी हमको बहुत कुछ मिलता है और आज भी हम चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमको एक बड़े कोलिशन के लिए, एक पीपुल्स मूवमेंट के बड़े फोर्स के बतौर खड़ा करने के लिए समाज के सभी डिप्राइव्ड सेक्शन को समाहित करना होगा और लेके चलना होगा। यह कम्युनिस्ट पार्टियों के भी नए देर सवेर रियलाइजेशन का पार्ट बनेगा और चीजें बदलेंगी। जी अदरवाइज जी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजरेंगे तो फिर जैसा होगा वो अलग विषय है। आने वाले दिनों में हम लोग इस बात को भी और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग और इसे अलग अलग पहलुओं पर इसको बारीकी से इसको देखने की कोशिश करेंगे। कुछ अन्य जो जानकार हैं या जिनके पास लंबा अनुभव है उनको भी हम लोग शामिल करेंगे। और कोशिश यही है, आज ये जो डायलॉग हम लोगों ने शुरू किया है जन चौक पर, इसमें आपकी आपसे जो सलाह मिली है उसका भी एक असर रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग क्रमिक रूप से इन सवालों के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि वो पहलू खुलकर लोगों के सामने आए और उसको लेकर जनता के बीच में या जो एक्टिविस्ट हैं उनके बीच में उन सवालों को ले जाने की कोई कोशिश शुरू हो, ताकि एक धीरे धीरे एक वैकल्पिक डिस्कोर्स, एक वैकल्पिक विमर्श समाज में खड़ा हो सके। आज इस समय हम लोगों को इस बातचीत को यहीं समाप्त करना होगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनचौक डायलॉग में आज इतना ही। आप नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है सत्येंद्र जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।